हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इतिहास में मीडिया एक सब्जेक्ट है जो कि जेनिक इलेक्टिव का है। तो मीडिया इन हिस्ट्री में आज हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। पूरा आपको फर्स्ट यूनिट आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से टॉपिक्स हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और सारी प्लेलिस्ट इसकी क्रिएट की जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट यूनिट 1 का पहला पार्ट है जिसमें भूमि का उद्देश्य देखेंगे। तो उद्देश्य यहाँ पे दे रखा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अब भूमिका दे रखी है तो भूमिका में क्या कहता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है प्रिंट क्रांति, टेलीविज़न युग या डिजिटल युग जैसे वाक्यांश ऐतिहासिक परिवर्तन के निर्धारक के रूप में प्रौद्योगिकी को महत्व को उजागर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ भूमिका में क्या है। इसमें हिस्ट्री दे रखी है पूरी प्रिंट के माध्यम की, जितनी भी यहाँ पे मीडिया है उसमें प्रिंटिंग का क्या इतिहास रहा और कब इतिहास इसका स्टार्ट हुआ, यानी कि कौन सी सदी से प्रिंटिंग का शुरुआत हुई है फिर वो कैसे टेलीविज़न में बदला, डिजिटल में बदला, है ना। तो उस चीज़ की यहाँ पे पूरा भूमिका बताई गई है। इसमें साम्राज्य में इसका क्या प्रभाव पड़ा, प्रिंट मीडिया क्या होता है, श्रव्य दृश्य क्या है, प्रसारण मीडिया क्या है, तो इसमें सारी भूमिका इसमें बताई गई है। फिर आगे देखते हैं, अब एक एक करके सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है मुद्रित माध्यम, यानी प्रिंट मीडिया क्या है। तो देखो प्रिंट मीडिया के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ये कहता है प्रिंट मीडिया की प्रमुख अग्रदूत श्रेणी में समाचार पत्र, पुस्तकें और पैम्फलेट शामिल है जिन्हें पत्र कहा जाता है। हालांकि ये देखो सदी दे रखी है ना, इन सदी को याद रखना। तो कहता है 16वीं सदी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन मुद्रित माध्यमों, विशेष रूप से समाचार पत्रों को प्रमुखता मिली और सूचना, विज्ञापन और गपशप के प्रसार के लिए इसका उपयोग किया गया। तो यानी कि क्या कहता है, जो समाचार पत्र थे उनको प्रमुखता मिली है और उनको सूचना के तौर पे, विज्ञापन के तौर पे और कोई जो गपशप होती है, छोटी मोटी बातें होती है, उनका प्रसार करने के लिए समाचार पत्रों का यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता था 16वीं सदी से लेके 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से। तो तब से समाचार पत्र का प्रमुखता बहुत ज़्यादा थी, यानी उसका समाचार पत्र को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती थी। फिर उसके बाद ये कहता है 19वीं शताब्दी तक कोई भी व्यक्ति प्रेस के इतिहास में उसके उदय को देख सकता है, जैसे मैकवेल ने उच्च बुर्जुआ चरण के रूप में संदर्भित किया है, जो राज्य के स्वतंत्र और राष्ट्रीय हित की राय और आवाज़ के स्वनियुक्ति निर्माता के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे मैकवेल के बारे में बताया गया है, तो उदाहरण भी है, तो इसको इग्नोर करते हैं थोड़ा सा, आप इसको देखेंगे। फिर ये कहता है इस प्रकार यदि साम्राज्यवादी प्रेसों ने दुनिया को ब्रिटिश साम्राज्य की शासन शक्ति और शानदार प्रदर्शन दिखाने के लिए राज्याभिषेक दरबार 1911 जैसी घटनाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया और इसकी विसंगतियों और असमानताओं पर पर्दा डाला, तो स्वदेशी राष्ट्रवादी प्रेस भी भारतीय मामलों को संभालने में शाही सरकार पर ब्रिटिश जमानत के प्रभाव के प्रति जागरूक थी और उसने नवजात राष्ट्रवाद के अंतर्गत भारत की ही विविधतापूर्ण आबादी को एकजुट करने की मांग की। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे मैकवेल की बात की गई है कि ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने यह सुनिश्चित किया कि 20वीं शताब्दी से भारत के शासन से संबंधित मामलों पर शाही पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा की जाती थी। यानी कि जो उनके शाही पत्र हुआ करते थे उसमें संबंधित सारी जितनी भी बातें होती थी वो भारत के शासन से संबंधित होती थी। तो इसलिए उसको एकजुट करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रवादी प्रेस भी भारतीय मामलों को संभालने में शाही सरकार पर ब्रिटिश जनमत के प्रभाव के प्रति जागरूक थी। यानी कि जो ब्रिटिश जनमत था, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय मामले हुआ करते थे, जो भारत के शाही पत्र होते थे, उससे कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हुई थी। तो उसका पूरा जो ध्यान था वो एकजुट करने पे था आबादी को। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंटिंग माध्यम का बताया गया है। फिर उसके बाद पहला पॉइंट आता है समाचार पत्र। अब आपको समाचार पत्र सबको पता है, नॉर्मली अखबार के रूप में हम
समाचार पत्र बोलते हैं अखबार को। तो समाचार पत्र में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के सौजन्य से संयोगवश भारत में आई, जिन्होंने 1556 में गोवा, ये याद रखना, जिन्होंने 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने में मदद की। तो यानी कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे खुला, गोवा में। पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खुला, गोवा में 1556 में, ये याद रखेंगे। फिर कहता है मदद की और बाइबल तथा पत्रिकाओं में छापने के लिए उसका उपयोग किया गया था। यानी कि क्या कहता है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों के सौजन्य से, यानी कि पुर्तगालियों के थ्रू भारत में आया, जो कि 1556 में पहली बार गोवा में खोला गया। तो ये प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता था, सबसे पहले यहाँ पे बाइबल छपी और पत्रिकाओं जैसी जो पत्रिकाएं होती थी उनको समाचार पत्र में छापना स्टार्ट करा सबसे पहले। फिर उसके बाद कहता है 17वीं शताब्दी तक पूरे भारत में 20 से अधिक प्रेस स्थापित किए जा चुके थे और 1780 में कलकत्ता में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया जा रहा था। एक साप्ताहिक राजनीतिक और वाणिज्यिक समाचार पत्र जो सभी पक्षों के लिए खुला लेकिन किसी से प्रभावित नहीं के रूप में वर्णित था। मतलब कि बंगाल गजट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के बारे में निंदनीय गपशप का प्रचार किया और इसकी स्थापना के 2 साल बाद के भीतर इसे जब्त कर लिया गया। हालांकि अमित खन्ना ने उल्लेख किया कि भारत का पहला समाचार पत्र नहीं हो सकता है क्योंकि मुगलों के अधीन समर्पित काफिदों संदेशवाहकों द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र और पर्चे भेजे जाते थे। यानी कि यहाँ पे कहता है कि जो पहला मुद्रित समाचार पत्र था बंगाल गजट प्रकाशित किया जा रहा था, तो उसमें क्या था, उसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक समाचार पत्र जो भी पक्षों के लिए खुला लेकिन वो से प्रभावित नहीं के रूप में वर्णित। यानी कि यहाँ पे कहता है जो बंगाल गजट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के बारे में निंदनीय गपशप की थी और उसका प्रचार किया था। बट लेकिन यहाँ पे भारत कहता है भारत का पहला समाचार पत्र नहीं हो सकता क्योंकि जो मुग़ल थे, वो मुग़ल कहाँ थे, वो भी तो भारत में ही थे। तो क्योंकि मुग़लों के अधीन समर्पित संदेशवाहकों द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र और पर्चे भेजे जाते थे। यानी समाचार पत्र क्या है, जिसके थ्रू कोई संदेश भेजा जाता हो। तो संदेश कैसे भेजा जाता था, एक तो लिखित रूप में और पर्चे पे। तो यानी कि सबसे पहला हमारे लिए समाचार पत्र क्या हुआ, लिखित समाचार पत्र और पर्चे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है भारत में कि वो पहले वाला जो पुर्तगालियों ने जो बंगाल गजट प्रकाशित किया वो पहला समाचार पत्र नहीं हो सकता। पहला तो हमारे लिए यही है जो कि हस्तलिखित समाचार पत्र थे और पर्चे पे लिखे जाते थे, जो कि मुग़लों द्वारा संदेशवाहकों के द्वारा भेजे जाते थे। उसको पहला यहाँ पे समाचार पत्र कहा गया है। फिर कहता है अंग्रेज़ों के अधीन प्रकाशित होने वाले शुरुआती समाचार पत्र अंग्रेजी में थे, लेकिन चलायमान प्रिंटिंग प्रेस की उपलब्धता के साथ 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से 1857 के विद्रोह के बाद मराठी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, यहाँ तक कि फ़ारसी जैसी भाषाओं में भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। यानी कि 1857 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से 1857 के विद्रोह के बाद और भी ज़्यादा लैंग्वेज में यहाँ पे जो समाचार पत्र थे वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। फिर कहता है नवजात भारतीय प्रिंट मीडिया ने 1850 के दशक में एक राष्ट्र की स्वतंत्रता के विचार के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कहता है इनमें से अधिकांश समाचार पत्र उदार अंग्रेज़ों या स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किए गए थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक, लाजपत राय और M.K. गांधी शामिल थे। और गाँवों और कस्बों में इन्हें अक्सर जोर से पढ़ा जाता था। यानी कि एक नवजात भारतीय प्रिंट मीडिया थी जिसने 1850 के दशक में राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए एक विचार प्रचार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र की स्वतंत्रता चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका ही योगदान यहाँ पे माना जाता है, जो कि लोगों को जाकर ऊंची आवाज़ में वो प्रचार सुनाया करते थे। फिर उसके बाद कहता है समाचार पत्रों में बढ़ती संख्या के साथ ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उपनिवेश विरोधी भावनाओं को हवा देने से रोकने के लिए विधायी उपाय आरंभ किए, चाहे वे 1823 के प्रेस अध्यादेश के रूप में हो, जिसने समाचार पत्र के प्रत्येक संस्करण
में समाचार पत्र के स्वामित्व के बारे में विवरण देना अनिवार्य कर दिया। यह 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के रूप में, जिसने स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकने की कोशिश की थी। यानी कि ये कहता है जो एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था जिसमें कि कोई भी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ प्रचार नहीं कर सकता था, यानी समाचार पत्र में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ कोई भी नहीं लिख सकता था। ये किस एक्ट में था? वर्ना प्रेस यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, जिसमें कोई भी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ उसकी आलोचना नहीं कर सकता था समाचार पत्र में। तो इस तरीके से ये जो भारत की जो स्वतंत्रता चाह रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, उनको रोकने के लिए इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जारी कर दिया। फिर उसके बाद कहता है इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही फिरोजा शाह मेहता के बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बेंजामिन गाय हॉरिनीमन को जलियांवाला हत्याकांड के बारे में लिखने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। फिर कहता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बाद जल्दी ही 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम जारी किया गया, जिसने राजद्रोही समाचार पत्रों और पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को और दबा दिया। यानी कि 1910 के बाद भारतीय प्रेस अधिनियम भी बना, जिसमें राजद्रोही समाचार पत्रों और पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को दबा दिया। लेकिन भारतीय प्रेस इस प्रतिबंधक और दमनकारी माहौल में भी विकसित होने में सफल रही। अब कहता है 1875 तक 1,50,000 से भी ज़्यादा अनुमानित पाठक संख्या के साथ भारतीय स्वामित्व वाले लगभग 400 समाचार पत्र अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित हुए थे। यानी कि इंग्लिश के साथ साथ अन्य भाषाओं में जो नॉर्मली बोली जाती थी उसमें भी जो प्रकाशन था वो प्रकाशित होना स्टार्ट हो चुका था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जैसा समाचार पत्र बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के परिणामस्वरूप मद्रास ने द हिंदू जो कि 1878 और लाहौर द ट्रिब्यून जैसे अन्य समाचार पत्रों का उद्भव हुआ। वास्तव में द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट, द हिंदुस्तान टाइम्स आदि सहित अंग्रेजी भाषा के कई प्रमुख समाचार पत्र 1860 से लेकर 1920 के दशक के प्रारंभ तक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुए। तो यानी आप कह सकते हो जो भी ये यहाँ पे समाचार पत्र का नाम है, इनको थोड़ा याद रखना। फिर कहता है इन समाचार पत्रों के संपादकीय ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए साथ राज्य के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया और इसके साथ साथ बाल विवाह पर प्रतिबंध और अन्य सामाजिक और धार्मिक सुधारों जैसे प्रगतिशील विचारों का भी प्रतिनिधित्व किया गया। इसके अलावा भारतीय समाचार पत्र ने एक व्यापक जनसांख्यिकी के लिए अपील करने की रणनीति भी तैयार की। उदाहरण के लिए लंबे समय से राज के आलोचक बीजी तिलक ने केसरी ने अपने पत्रकारों को कोई संस्कृत उदाहरण नहीं और कोई भयावह आंकड़े नहीं देने की प्रोत्साहित किया। तो यानी कि यहाँ पे कहने का बात है कि जैसे ही समाचार पत्र आए तो उन्होंने लोगों ने देशद्रोही के खिलाफ और अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और जितने धर्म को सुधारने के लिए, तो इन्होंने समाचार पत्र के थ्रू अपने जितने भी विचार थे वो लोगों तक यहाँ पे प्रकाशित किए। कहने का मकसद यहाँ पे सिर्फ यही है। फिर कहता है स्वतंत्र भारत में कलकत्ता के आनंद बाजार पत्रिका जैसे प्रमुख समाचार पत्रों ने अक्सर एक प्रतिष्ठान विरोधी रुख अपनाया, जबकि कम लोकप्रिय अमृत बाजार पत्रिका सरकार समर्थक थी। जो कि अब कहने का मतलब यहाँ पे जो बंगाली था ना, जब बंगाली न्यूज़पेपर था जो कि बंगाली में ट्रांसलेट हुआ था, उसमें विरोधी रुख अपनाया हुआ था। यानी कि जो गवर्नमेंट थी, जो यहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ यहाँ पे लिखा जाता था। बट लेकिन जब वो इंग्लिश में लिखते थे ना तो उसमें ऐसा दिखाते थे कि वो समर्थक है, अपने ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके से चालबाजी होती थी। इंग्लिश मीडियम में गवर्नमेंट का यहाँ पे साथ देते हुए दिखते थे और जो अपनी लैंग्वेज में लिखते थे नॉर्मल जो कि बंगाली होती थी उसमें दिखाते थे कि हम विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से ताकि अंग्रेज़ों को पता ना चले। फिर कहता है कला, रंगमंच, पुस्तकें, सिनेमा, नृत्य और संगीत सहित गैर राजनीति समाचार और थोड़े व्यवसाय समर्थक द स्टेटमेंट को व्यापक रूप से इसकी निष्पक्षता और इसके कवरेज के लिए सम्मान मिला था। 1950 के दशक में तक मद्रास
के द हिंदू ने अपना वामपंथी झुकाव दिखाना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ है कि विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं लाखों भारतीयों की कल्पना पर कब्जा करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। स्वतंत्र भारत ने भी अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के बीच विभाजन को गहराते देखा, क्योंकि 1970 के दशक की शुरुआत तक देश के अधिकांश शहर दो समाचार पत्रों वाले शहर थे, यानी कि दो लैंग्वेज में यहाँ पे समाचार पत्र छप रहे थे, एक इंग्लिश मीडियम में, एक नॉर्मल भारत की लैंग्वेज में। फिर कहता है जहाँ एक अंग्रेजी और एक हिंदी या स्थानीय भाषा का समाचार पत्र सबसे अधिक पढ़ा जाता था। और उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया दे रखा है, तो ये ज़्यादा समाचार पत्र पढ़े जाते थे दो लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। फिर उसके बाद कहता है हिंदुस्तान प्रकाशित किए। हालांकि जैसा कि राजगोपाल ने कहा 1978 में पहली बार हिंदी दैनिकों की बिक्री अंग्रेजी भाषा के प्रेस की तुलना में अधिक हुई, यानी कि हिंदी लैंग्वेज वाले जो न्यूज़पेपर थे वो ज़्यादा बिकने लगे अंग्रेजी मीडियम के मुकाबले। फिर कहता है 2001 तक 10 में से 9 दैनिक भारतीय भाषा के थे, और जबकि 1954 में 10 शीर्ष दैनिक में से केवल एक भारतीय भाषा में होता था। यानी कि 1954 में 10 दैनिक, यानी कि 10 शीर्ष दैनिकों में से केवल एक भारतीय भाषा में होता था। बट लेकिन 2001 में इसकी संख्या बढ़ गई, जिसमें भारतीय भाषा के 9 हो गए और इंग्लिश वाला 1 हो गया। तो यानी कि हिंदी भाषा को ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं इम्पोर्टेंस देखने को मिली। तो ये टेबल दे रखी है, तो आप इनको देख लेना, यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह दे रखे हैं। फिर आता है उपन्यास। देखो उपन्यास क्या है, मशीनी छपाई के आगमन के साथ साथ भारत में गद्य के कई रूपों की ओर स्पष्ट बदलाव देखा जा सकता है। पूर्व औपनिवेशिक और पूर्व मुद्रित वर्नाकुलर मिलेनियम के समय गद्य की तुलना में कविता कई अधिक आम थी, क्योंकि कविता को याद रखना और उसको दोबारा से बोलना बहुत आसान था, उसको प्रसारित करना बहुत आसान होता था। फिर कहता है गुरु शिष्य या मुर्शिद परंपराओं के माध्यम से बोले गए शब्द को महत्व दिया जाता था। सरकार 2014, यहाँ पे पेज दे रखा है, इसको भी देखेंगे। तो कहता है मैकाले की शिक्षा नीति के रूप में पहली बार बांग्ला में एक विशिष्ट स्थानीय गद्य साहित्य विकसित हुआ। इसके आधुनिकीकरण, यानी इसको आधुनिकीकरण ने इस क्षेत्र में एक नया बुद्धिजीवी वर्ग बनाने में मदद की, और जल्दी ही अनुवाद के माध्यम से ये अन्य भाषाओं में अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने लगा। यानी कि क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, जो उसमें 2-3 लोगों के बीच डिस्कशन हो रहा था, वो उपन्यास यहाँ पे कहलाता है। फिर कहता है परिणाम स्वरूप जैसा सरकार ने आगे कहा, पैम्फलेट, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और जर्नलों आदि सहित उच्च साहित्यिक कृतियों को अंग्रेजी और साथ ही स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया गया था। हालांकि 19वीं शताब्दी में उपन्यास ने लोकप्रिय कल्पना पर कब्जा किया था। इस समय केवल संस्कृत को स्पष्ट रूप से हाशिए पर देखा जा सकता है, साथ ही गद्य का प्रसार भी देखा जा सकता है, चाहे वे उपन्यास या लघु कथाओं के रूप में ही हो अथवा स्थानीय भाषा में व्यापक विविधता वाली विधाओं में हो। उपन्यास को आगे उद्देश्यपूर्ण उपन्यासों में वर्गीकृत किया गया, जो शुरू में ईसाई मिशनरियों के कार्यों और उनके जीवन और उनके समुदायों के समस्याओं को चित्रण को संदर्भित करते थे। यानी कि जो उपन्यास थे वो कहीं ना कहीं ईसाइयों के कार्यों और उनके जो समुदाय की समस्या थे उनको ही वहाँ पे चित्रण किया जाता था। हालांकि जल्द ही भारत में अन्य धार्मिक समुदायों द्वारा समान प्रकृति के कार्यों को अपनाया गया है। यानी कि पहले जो था वो सिर्फ ईसाइयों के लिए उपन्यास लिखा जाता था उनकी प्रॉब्लम पर, बट लेकिन धीरे धीरे भारत में जो और समुदाय थे उनके लिए भी उपन्यास में वो चीज़ें लिखी गई। इस शैली के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे नज़ीर अहमद की मीरात उल अरूफ, श्रीमती कॉलोनिस की द स्लेयर स्लैन। तो ये एग्जाम्पल है, इनको आप देख लेना। जो भारत में राष्ट्रवाद के उद्देश्य आगे बढ़ रहे और उस सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं की प्रारंभिक कट्टरपंथी आलोचनाओं को मुसलमानों के बढ़ते अलगाव के साथ साथ हिंदू धर्म के एक अधिक सत्तावादी और रूढ़िवादी रूप से बदल दिया गया था। उदाहरण बंकिम चंद्र का आनंद मठ वंदे मातरम के नारों के साथ उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद का एक केंद्रीय मूलमंत्र बन गया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रेणियां परिवर्तनशील रही, क्योंकि तीनों प्रकार के उपन्यासों में सामाजिक मूल्य प्रचलित रहे
19वीं सदी के में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों भाषाओं में अनुदित रचनाओं की इतनी अधिकता देखी गई। सरकार के अनुसार बंकिम चंद्र जैसे साहित्यक दिग्गजों ने दुनिया भर में अपनी लोकप्रियता का श्रेय उनकी दुर्गेश नंदिनी के कई भारतीय भाषाओं के अनुवाद को दिया। फिर यहाँ पे आता है पत्रिकाएं। देखो, अब उपन्यास छपे, अब धीरे धीरे यहाँ पे पत्रिकाएं भी छपना स्टार्ट हो गई। तो ये कहते हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कलकत्ता से हिंदी में उद्दंड मार्तंड नामक पहला समाचार पत्र से पत्रिका निकाला। यानी कि समाचार पत्र के साथ एक पत्रिका भी उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दी। किन्ने? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में। फिर कहते हैं हालांकि आधुनिक हिंदी साहित्य का मानक जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र बढ़ती लोकप्रियता के साथ 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंदी आंदोलन के नेता के रूप में उभरते हुए दिखे। तो यानी कि इस अवधि में चिंतामणि घोष द्वारा इलाहाबाद में अपने भारतीय प्रेस के माध्यम से प्रकाशित मासिक पत्रिका सरस्वती एक अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशन थी। यानी कि धीरे धीरे करके सबने अपनी पत्रिकाएं निकालना स्टार्ट कर दी। किसी ने मंथली हर महीने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था सरस्वती। तो इस तरीके से पत्रिकाएं छपने लगी। बाद में इसके संपादकीय अधिकार साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी को सौंप दिए गए और पत्रिका ने विशेष रूप से खड़ी बोली में आधुनिक हिंदी गद्य और कविताओं का उत्कर्ष देखा। इस काल में द्विवेदी युग कहा जाने लगा। तो देखो, इसमें क्या था द्विवेदी युग में, इसमें जो भी काम था वो सारा द्विवेदी जी जो थे उनको सौंप दिया गया था। और उसमें पत्रिका में आधुनिक हिंदी गद्य और कविताओं का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने लगा पत्रिका में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गोरखपुर से गीता प्रेस का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसका प्रकाशन कल्याण 1926 मुख्य रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में लेखों को समर्पित था। यानी कि गोरखपुर में एक गीता प्रेस खुला जो कि 1926 में खुला था, जिसका नॉर्मली जितना ही प्रकाशन होता था वो हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में किया जाता था। इन पत्रिकाओं का उदय 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत में हिंदुओं की भाषा के रूप में हिंदी के समेकन का प्रत्यक्ष परिणाम था। साथ ही इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता के बढ़ते ज्वार, विशेष रूप से गौ रक्षा आंदोलन के मुद्दे और हिंदी हार्टलैंड की हिंदी के गढ़ को मजबूत करने में मदद की। ठीक है, फिर अंग्रेजी पत्रिका के संदर्भ में 1923 में बेनेट और कोलमैन ग्रुप द्वारा आरंभ किया गया इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इस सदी के देश में सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों में से एक बन गया। संपादकों की सूची में खुशवंत सिंह जैसे नाम शामिल थे। तो पत्रिकाएं छपने लगी, पत्रिकाओं में हिंदुओं के ग्रंथ भी छपने लगे, उनके जो विचारधारा थी वो छपने लगी, हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में छपने लगा। ये कब छपने लगा? 1926 में, जिसने हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के लिए भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो, हिंदू मुस्लिम भी बहुत हुआ और गौ रक्षा आंदोलन भी यहाँ से बढ़ता हुआ आगे चल दिया। इस तरह 1988 में एस वासन द्वारा मद्रास से प्रकाशित आनंद विघटन तमिल की प्रमुख पत्रिकाओं में से एक है। पंजाबी अमृता प्रीतम द्वारा संपादित नवीन दुनिया प्रकाशित हुई। इसके अलावा बच्चों की कई पत्रिकाएं थी, जिसमें संदेश सत्यजीत रे के दादा सुकुमार सेन द्वारा शुरू की गई थी और दशकों तक लोकप्रिय रही। उल्टो रथ बंगाली सिनेमा और साहित्य के बारे में लोकप्रिय बांग्ला पत्रिका थी। तो इस तरीके से यहाँ पे पत्रिका का जितना भी विकास हुआ वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आप थोड़ा इसको अपनी बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आता है कविता। देखो, अभी यहाँ पे जो ऊपर पत्रिका छप रही थी वो धीरे धीरे करके उसमें कविता भी ऐड होने लगी, तो कविताओं के बारे में भी यहाँ समझना पड़ेगा। तो कहता है गद्य के अलावा प्रिंट मीडिया ने मौखिक परंपराओं के रूप में कविताओं के प्रसार को भी सक्षम किया, चाहे वे पंजाबी किस्सा हो या उर्दू, क्या गज़ल हो क्या लोकगीत। यहाँ पे जितनी तरीके की चीज़ होती थी उनको सबको कविता के रूप में प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। फिर कहता है जिन्हें प्रिंट संस्कृति के माध्यम से संरक्षित किया गया था। आधुनिक भारत में कविता के विकास को दो अलग अलग चरणों में समझा जा सकता है। पहले चरण में ऐतिहासिक कविताएं देखी जाती थी, जो कि बांग्ला में रंगलाल बंदोपाध्याय की पद्मिनी मनीर
उपाख्यान और गुजराती में नर्मदा शंकर की हिंदुओं न पढ़ती जो मुस्लिम अत्याचारी शासन पर केंद्रित थी। तो इस तरीके से कविताएं यहाँ पे प्रसारित होने लगी। फिर आधुनिक भारत में माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताओं के अगले चरण की शुरुआत की और मूर्ति भंजन संबंधी अर्ध देशभक्ति और प्रेम की कविताएं लिखी। धीरे धीरे करके कविता के विकास ने बंगाल से परे भी एक समाज वक्र का अनुसरण किया। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, तो आप इसको समझेंगे। फिर अपने यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने क्या सीखा क्या जाना, तो वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो आप इसको देख लेंगे। फिर आता है प्रसारण मीडिया। फिर मीडिया का प्रसारण किस तरीके से हुआ, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बता रखी है। तो देखो क्या कहता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया शब्द का अर्थ है टेलीविज़न, रेडियो और सिनेमा सहित संचार प्रौद्योगिकियों को एक पूरे समूह से है। यानी कि प्रसारण मीडिया का मतलब है आपका टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, संचार, यानी कि इन सब माध्यम से जो भी संचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रसारण मीडिया। तो यहाँ पे बताया गया है जो व्यापक दर्शकों के लिए ऑडियो और वीडियो सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर भरोसा करते हैं। मास मीडिया के इन शुरुआती रूपों में स्व और अन्य के अवधारणाओं के केंद्र के रूप में अन्य संस्कृति और राजनीतिक कारकों के साथ साथ भाषा की विशिष्टता के दोहराते हुए कल्पित समुदाय की अलग अलग परिभाषाओं को समझ को मजबूत किया। तो कहता है 20वीं सदी की शुरुआत में सरकारों ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए मीडिया के महत्व की खोज शुरू की। मैकवेल 2005 के अनुसार जब फिल्म का आविष्कार किया गया था तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद तक काफ़ी हद तक राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही सीमित रहा और हॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता और एक अंतर्राष्ट्रीय जन माध्यम के पहले वास्तविक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता था। यानी कि जो पहली मूवी थी वो कब हुई, वो विश्व युद्ध के बाद तक काफ़ी हद तक जो कि जिस स्टेट में बनी, जहाँ बनी, वो उसी सीमा के भीतर रह गई। तो ये जो प्रसारण है मीडिया का, उसी के थ्रू ये जो फिल्म है वो इंटरनेशनल हुई और लोगों तक पहुंची। फिर कहते हैं जब 1920 के दशक में रेडियो ने लोकप्रियता हासिल की तो ये एक राष्ट्रीय माध्यम बन गया, क्योंकि इसके प्रसारण का केवल उद्देश्य आमतौर पर केवल राष्ट्र की सीमाओं के भीतर सेवा करना था। फिर भी मैकवेल का तर्क है मीडिया के वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने में अभी भी शायद टेलीविज़न का प्रभाव सबसे शक्तिशाली है, आंशिक रूप से इसलिए कि सिनेमा के साथ इसके दृश्य चरित्र भाषा की बाधाओं और पार करने में मदद करते हैं। और तो यहाँ पे आप आता है सिनेमा। तब हॉलीवुड यानी कि जब मीडिया का प्रसारण हुआ तो उसके बाद आपने देखा मूवी बनी। तो मूवी कैसे दिखाते थे, सिनेमा में, सिनेमाघर में। तो देखिए क्या बताते हैं ये कहते हैं लूमियर बंधुओं के एजेंटों द्वारा 1896 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत के मात्र 6 महीने के भीतर सिनेमेटोग्राफ का भारत में पहली बार पेश किया गया। उस समय कोई स्थायी सिनेमाघर नहीं था। आरंभ में फिल्मों को पेरिपेटेटिक टेंट में दिखाया जाता था, जिन्हें अंततः सिनेमाघरों के रूप में अधिक स्थायी संरचनाओं द्वारा बदल दिया गया था। इन फिल्मों को बड़े पैमाने पर यूरोप से आयात किया जाता था और बाद में हॉलीवुड फिल्में आयातित फिल्म खंड पर हावी रही और ये ब्रिटिश निवासियों तथा कुलीन शिक्षित भारतीयों के हितों पर ध्यान केंद्रित करता था। इस अवधि के कुछ सबसे प्रमुख वितरकों में से मदन थिएटर, कलकत्ता के JF मदन और अब्दुल्ली यूसुफ अली ने 1931 में मैजेस्टिक थिएटर की स्थापना की, जिसमें पहली भारतीय टॉकी आलम आरा का प्रदर्शन किया गया। यानी कि जो सिनेमा था वो पहले यूरोप से आयात किया गया, वहाँ से फिल्में भी आयात की गई और भारत में दिखाई गई। लेकिन कुछ टाइम बाद जो अब्दुल्ली यूसुफ अली है और जो कलकत्ता के JF मदन है, उन सब ने मिलकर जो भी एक मैजेस्टिक थिएटर की स्थापना की, जिसमें पहली भारतीय टॉकी आलम आरा का प्रदर्शन किया गया। दोनों के बीच के युग को फाल के युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोनों के बीच का जो युग है, यानी सिनेमा से लेकर भारतीय मैजेस्टिक थिएटर की स्थापना हुई, उसको युग को क्या कहा जाता है, फाल के युग। तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के की फिल्मों के नाम पर नामित
फाल्के युग का वास्तव में स्वदेशी रूप से निर्मित मुख्य फिल्मों की शुरुआत देखी। इसमें अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के साथ फाल्के ने लोकप्रिय के साथ राजनीतिक को जोड़कर इस प्रश्न पर का उत्तर दिया कि भारतीय फिल्मों में भारतीय क्या है। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने मूवी बनाई उसमें दिखाया है कि भारत में रहने वाले भारतीय क्या हैं, तो उसमें उन्होंने फिल्म में इसका आंसर दिया है। फिर कहते हैं उन्होंने फिल्म में कथानक के रूप में भारत की पौराणिक कथाओं का उपयोग किया। नासिक में फाल्के फिल्म्स नामक अपना उद्यम स्थापित किया और शूटिंग के लिए आसपास के क्षेत्रों का उपयोग किया तथा फुटेज को अपनी रसोई में संसाधित किया, जिससे श्रेष्ठ स्वदेशी अर्थों में स्वदेशी उद्यम का निर्माण हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पे दे रखी है डेट्स, तो आप इनको देखेंगे। तो यहाँ पे नाम किन का चल रहा है, यहाँ पे नॉर्मली बात हो रही है फाल्के जी का, जिनको ढूंढीराज गोविंद फाल्के कहा जाता है। तो उन्होंने मूवी बनाना स्टार्ट करी जिसमें लोकप्रिय और राजनीतिक जोड़कर उन्होंने इंडिया के बारे में बताया, भारत के भारतीय क्या है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मूवी बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने अपना उद्यम भी यहाँ पे सेटअप कर लिया पूरी तरीके से। फिर कहते हैं 1940 के दशक तक न्यू थिएटर, प्रभात, बॉम्बे टॉकीज और स्टूडियो फिल्म निर्माण के केंद्र थे। तो यानी कि अब धीरे धीरे जो सिनेमा था वो उसका विकास होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे और चीज़ें बता रखी है, आप इनको थोड़ा सा देखेंगे। फिर कहता है स्वतंत्र भारत में सिनेमा ने राष्ट्रीय दर्शक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी जारी रखा और आदर्श राष्ट्र को परिभाषित करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया। विभिन्न प्रकार की शैलियों में माध्यम से सामाजिक से लेकर ऐतिहासिक तक फिल्मों ने सिनेमाई लेंस के माध्यम से इन 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आगमन के साथ फिल्मों ने भी बदलते संदर्भों को अपनाया और मध्यम वर्ग की खपत और उनकी पूंजीवादी आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के कार्य किया। फिल्मों ने तेजी से बदलते भारत में संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और लिंग के बारे में अलग अलग विचारों को एकजुट करना जारी कर दिया। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, जो फिल्मकार थे उन्होंने भी अपने चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिए। फिर वो वैश्वीकरण हो, उदारीकरण हो, निजीकरण हो, तो उन्होंने सब चीज़ों को देखते हुए अलग अलग चीज़ें उन्होंने अपनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपका आता है रेडियो। भारत में रेडियो ना तो एक स्वायत्त बोर्ड के बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर आधारित था और न ही व्यावसायिक विज्ञापन के साथ अमेरिकी उद्योग का अनुसरण किया जाता था। जो कार्यक्रम उत्पादन और स्टेशन निर्माण को प्रायोजित करता था, इसके बजाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, कोलकाता रेडियो क्लब और मद्रास रेडियो क्लब जैसे शौकिया संगठन 1920 के दशक की शुरुआत में प्रसारण आरंभ करने वाले पहले वालों में सबसे आगे थे। फिर भारत में संगठित प्रसारण की शुरुआत 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा की गई थी, जिसके स्टेशन बम्बई और कलकत्ता में थे। पहला रेडियो प्रोग्राम जर्नल इंडिया रेडियो टाइम्स के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। यानी कि पहला जो रेडियो प्रोग्राम था वो कहाँ था, इंडिया रेडियो टाइम्स का नाम से था, लेकिन उसका बाद में आकाशवाणी नाम रख दिया गया। हालांकि 1932 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक एम्पायर सर्विस शुरू की, जिसने अतः एक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया जिसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। ये 1936 में दिल्ली में शुरू हुआ था। फिर आता है 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के समय ऑल इंडिया रेडियो के पास 6 स्टेशनों और 18 ट्रांसमीटरों का नेटवर्क था। इस अवधि में भारत में रेडियो सेटों का अत्यंत सीमित उपलब्धता के बावजूद आकाशवाणी के पहले महानिदेशक लियोनेल फिल्डेन और उनकी टीम के आग्रहणीय प्रयास के कारण शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन के माध्यम से भारत के बड़े हिस्से में रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया गया, यानी सुना जा सकता था।
तो 1951 तक 21 स्टेशनों ने दिल्ली से देश के बाकी हिस्सों में होने वाला कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय भाषा में प्रसारण प्रदान किया। धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रसारण एक नियोजित विस्तार की मांग की गई, जिसमें आकाशवाणी को पर्याप्त धन आवंटित किया गया, जिसने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और गजल, भजन और ख्याल जैसे विभिन्न प्रकार के गायन को देश भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि यहाँ पे आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है रेडियो में, तो उसको आप याद रखना। फिर उसके बाद कहते हैं, हालांकि AIR की फिल्म संगीत के साथ साथ उथल पुथल भरा रिश्ता रहा। उदाहरण के लिए सूचना और प्रसारण के विभिन्न मंत्रियों वल्लभ भाई पटेल से लेकर RR दिवाकर और B केसकर तक सभी ने रेडियो कार्यक्रमों को देश के नैतिक ताने बाने के लिए संगठित और खतरनाक माना और लोकप्रिय मुस्लिम महिला गायकों को IAR से प्रभावित रूप से प्रतिबंधित कर दिया। फिल्म संगीत पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी रेडियो में एक कह सकते हो रेडियो था उसको यहाँ पे बताया गया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और जो मुस्लिम महिला गायक थी उनको यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया गया, और संगीत जो फिल्म की संगीत पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। फिल्म संगीत पर लगा प्रतिबंध श्रोताओं को पसंद नहीं आया और इसके परिणामस्वरूप रेडियो सिलोन और इसकी बेहद लोकप्रिय बिनाका गीता माला एक प्रायोजित हिंदी और तमिल फिल्म संगीत की साप्ताहिक हिट परेड, जिसे अमीन फयानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय रेडियो शो बना रहा। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1957 में केवल फिल्म संगीत पर लगे प्रतिबंध को ही न हटाकर बल्कि आकाशवाणी में विविध भारतीय आकाशवाणी पंच रंगी कार्यक्रम भी शुरू किया। यानी कि धीरे धीरे जब लोगों को पसंद आने लगी चीज़ें तो उन्होंने प्रतिबंध हटाकर और रंगमंच यानी कि पंचरंगी कार्यक्रम भी शुरू करा दिए गए, जिसमें गाने हुआ करते थे बहुत सारे। तो इस तरीके से रेडियो का यहाँ पे बहुत महत्व रहा और उसको आगे बढ़ाया। फिर आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न आपको पता है भारत में 1970 के दशक में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद इसने ऐसे निर्माण को शुक्र किया जिसमें राजगोपाल ने एकीकृत टेलीविजुअल पब्लिक के रूप में संदर्भित किया, और जो टेलीविज़न द्वारा परिप्रेक्षित दृश्य अपीलों की चकित समरूप समुदाय प्रतीत होता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में भारत में टेलीविज़न का प्रबंधन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता था। 1976 में टेलीविज़न का रेडियो से अलग कर दूरदर्शन का नया नाम दिया गया। यानी दूरदर्शन आपको पता है टेलीविज़न पे बहुत फेमस है दूरदर्शन, तो उसका नाम यहाँ पे दिया गया। यहाँ से जो रेडियो था उसको यहाँ से अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में प्रसारण के लिए सीमित धन की पेशकश की गई थी और कार्यक्रमों के प्रति दर्शकों की रुचि उत्पन्न करने पे बहुत कम ध्यान दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके जो विकास समर्थक सोप ओपेरा प्रसारित होने लगे और जिनमें हम लोग बुनियादी जैसे महिला उन्मुख धारावाहिक और चित्रहार जैसे हिंदी फिल्म गीतकार, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से उनका ध्यान टेलीविज़न की ओर खींचा गया। तो इस तरीके से यहाँ पे टेलीविज़न की पूरी हिस्ट्री बताई गई, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपना विकास किया टेलीविज़न में। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या समझा, क्या जाना, वो यहाँ पे दे रखा है। फिर डिजिटल मीडिया, आपको पता है डिजिटल मीडिया क्या होती है, तो आपको इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मीडिया है, जो ऑनलाइन बैठी है, इंटरनेट पे काम कर रही है, उसी को यहाँ पे डिजिटल मीडिया कहा गया है, जिसको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या गया, क्या डिजिटल मीडिया जो लाइव काम करती है उस सबको यहाँ पे डिजिटल मीडिया कहा गया है, जो कि 2009 से स्टार्ट हुई है यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं पहला सॉफ्टवेयर पार्क 1986 में आसपास शुरू हुआ था, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कंपनियों ने इसके समर्पित दूरसंचार कनेक्शनों का उपयोग किया। तो यहाँ पे बता रखी है www के थ्रू यहाँ पे और द हिंदू जैसे कुछ समाचार पत्र पहले ही ऑनलाइन उपस्थित बनाने में सफल रहे। यानी कि पहले ही बहुत सारे जो समाचार पत्र वाले थे जिन्होंने डिजिटल मीडिया में अपना कदम रख लिया था, तो यहाँ पे बताया गया, तो उसको देख लेना। फिर यहाँ पे सारांश है, तो सारांश आप देख लेना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो यानी सेकंड यूनिट चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।